वस्तुतः हम लोग जब चने की खेती करते हैं किसान भाई, तो हम 2 या 3 विधि से इसकी बुआई करते हैं। सामान्यतः पहला है जो किसान भाई खेत की जुताई करेंगे और छिड़काव विधि से उसकी बुआई कर देते हैं। दूसरा है सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं कतार में। और तीसरी जो विधि है ये भी सीड ड्रिल के माध्यम से होगी, लेकिन इसमें जो है हम आखिरी के जो 2 फर ओपनर हैं उसमें नाली निर्माण के लिए फर ओपनर का उपयोग करते हैं। जो सामान्यतः हम जब चौड़ी क्यारी नाली विधि पे आते हैं तो इसमें है कि अधिक से अधिक अगर जल भराव की स्थिति आती है तो वो इन नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाए पानी, और कम पानी की स्थिति में भी जो ये बेड है, जो चौड़ी हमने ब्रॉड बेड बनाया है, ये बेड जो है पानी को या जल को संचय करके रखे, जिससे कि पौधों की बढ़वार के लिए पानी की कमी ना हो। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है।
जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, गर्मियों में सब्जी उत्पादन थोड़ा सा कठिन कार्य तो है, लेकिन अगर बीजों का चयन अच्छा किया जाए और उत्पादन तकनीक अच्छी हो तो उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। जब हम अच्छे बीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है संकर बीजों का। संकर बीज थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए किसान भाई चाहें तो अपने खेतों में भी बीज उत्पादन कर सकते हैं। साथियों, इस बार गर्मी में सब्जियों के बीजों का उत्पादन कैसे करें, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सहायक संचालक उद्यान श्रीमती पूजा कश्यप साहू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। साथियों, इस विषय के संबंध में अगर यदि आप और अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए शुरुआत करें। मैम, गर्मियों में हमारे किसान भाइयों को कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए? जी, गर्मियों में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद की फसल कही जाती है। जायद की फसल में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, कद्दू, इस प्रकार की जो नार वाली फसल है, हमारे छत्तीसगढ़ में नार वर्गीय फसल कहते हैं और अंग्रेजी में इसे क्यूकरबिटेसी क्रॉप कही जाती है। यह कम पानी लेती है, इसीलिए इसे गर्मी के समय में ज़्यादा लगाया जाता है। जी, कद्दू वर्गीय सब्जियों की आपने बात की, तो कद्दू वर्गीय सब्जियों की उत्पादन तकनीक कौन सी अच्छी है जिससे उत्पादन अच्छा हो? बिल्कुल, जैसे कि ये हम बीज उत्पादन तकनीक की बात कर रहे हैं, तो बीज उत्पादन तकनीक में मुख्यतः हम लौकी, तरोई और गिलकी, करेला, इन 4 चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होनी चाहिए। तो मिट्टी में सबसे पहले हमको अच्छी भुरभुरी मिट्टी जो रहती है वो गोबर खाद की वजह से होती है। और साथ ही हमारे जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसमें बाड़ी का जो कंसेप्ट है वो हम इसमें लाते हैं। तो साथ में वर्मी कंपोस्ट की बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे। वर्मी कंपोस्ट हमको हमारी मिट्टी में अच्छे से डालना चाहिए। इसके बाद आता है नर्सरी तकनीक कि हम किसी भी जैसे हम ऐसा पुराने समय में कहते हैं कि हमको जब भी हम लगाएं तो डायरेक्ट बीज डाल के लगाएं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर उन्नत तकनीक से आपको बीजोत्पादन तकनीक करनी है तो सबसे पहले आप थरहा लगाएं। अच्छा। थरहा लगाने के लिए आपको सबसे पहले आपको बीज का चयन करना पड़ेगा। बीज उन्नत और प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाणित बीज के जब आप चयन कर लेते हैं उसके बाद उसको नर्सरी डालना चाहिए। नर्सरी चाहे तो किसान भाई अपने स्वयं के जमीन में लगा के कर सकते हैं। मैम, हमारे एक साथी का फोन पहले सुन ले। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। बोल रहा हूं मैं। जी जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए। हमको ये जानकारी चाहिए कि जैसे वो
भिंडी की बीज अपन तैयार कर सकते हैं तो उसके लिए रख रखाव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। जी अच्छा, बिल्कुल किसान भाई, जैसे आपने पूछा भिंडी के बीज की कैसे रख रखाव करना चाहिए। जब आप भिंडी की बीज बनाने की बात आप कहते हैं तो इसमें दो फसल आती है, एक तो खरीफ की फसल और दूसरी ये हमारी जायद की फसल। लेकिन जब आप बीजोत्पादन लेना चाहें तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप खरीफ की फसल में जाएं, क्योंकि खरीफ की फसल में आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ हम कहते हैं, जिसमें उसकी पत्तियां हैं या फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, ये बहुत ज्यादा आती है। तो हाँ, उसमें आपको ज्यादा लंबा ड्यूरेशन क्रॉप भी मिलेगा। तो आपको खरीफ का फसल को चुनाव करना चाहिए बीजोत्पादन के लिए। और खास बात हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब सितंबर का माह आता है जिसमें मैच्योरिटी स्टेज आती है, आप सबसे पहले मई पे इसकी जो सोइंग है, जो लगाने का है, बीज लगाने का, वो आप मई के लास्ट महीने पे आप कर दीजिए। उसके बाद तो बरसात का पानी आता ही है तो जल प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमको मुख्य बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि हमको लास्ट में शैटरिंग जो होती है, जो बीज जो होता है वो फटना स्टार्ट हो जाता है अगर हम सही समय पे उसकी कटाई ना करें। तो हमको ये चाहिए कि बीज की कटाई, जो पॉड जो बनता है, फली जो बनती है, उसकी कटाई हमको सही समय पे करनी चाहिए। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जी मैम, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे उत्पादन तकनीक के बारे में। बिल्कुल, तो उत्पादन तकनीक में मैं यही कहूंगी कि जैसा आपने बीज का चुनाव किया, बीज का जब आपने चुनाव किया तो इसका फंजीसाइड, जो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जो कि उसकी दूरगामी परिणाम हमको देखने मिलता है कि वो बाद में जाकर नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। तो बीज का जब किसान भाई चुनाव कर ले तो सबसे पहले उसको उपचारित करना चाहिए। जैसे बाविस्टिन हो गया या कार्बेंडाजिम हो गया, उसमें 2 ग्राम आपने चुटकी भर ले लिया, 1 लीटर पानी में मिला लिया, उसमें बीज डाल के आप उपचारित करके सूखा करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ही आप नर्सरी तकनीक पे जाए। नर्सरी तकनीक आपका अमूमन 15 से 20 दिन में आपका ये जो कुकुरबिटेसी क्रॉप है वो तैयार हो जाता है। आप सीधे ले जाकर के मेड़ पे उसमें डाल दीजिए। मेड़ में जब आप लगाते हैं उसके बाद आपको जो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस और नाला, जनरली जो हमारा ये कद्दू वर्गीय फसल है वो नाला विधि से की जाती है। तो जो नाला बनाते हैं हम लोग, उसके बीच बीच में थाला बनता है। तो प्लांट जो नाले से नाले की दूरी 3 मीटर की होनी चाहिए और जो प्लांट वाला जो लाइन है, जो पौधे हम रोपित करेंगे, वो लगभग 1 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। तो मैं इसमें किसान भाइयों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी कद्दू वर्गीय फसल लें तो हम जनरली हम ये देखते हैं कि उसको जमीन पे फैला दिया जाता है। नार है वो कहीं भी जाके जगह ले लेगी और वो उसी तरीके से लगती है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको कि आप जमीन में छोड़ दीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप मचान विधि, जो ढेखरा सिस्टम हम छत्तीसगढ़ में ढेखरा कहते हैं, तो ढेखरा पद्धति में आप जाइए या तो आप मचान पद्धति पे जाइए। इससे क्या होता है, जब आपके फल लगेंगे तो फल जमीन पे टच नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, कीड़ों का प्रकोप भी कम लगेगा और आपका जो फल आएगा वो बहुत ही उन्नत क्वालिटी का आएगा और साथ में उसमें कीड़ों का और ये बीमारियों का प्रकोप कम रहेगा। जी मैम, अगर कोई किसान बीजोत्पादन के लिए ही सब्जी की खेती कर रहा है तो क्या शासन की कोई योजना है कि उसे कुछ अनुदान या कुछ सहायता मिल सकती हो? बिल्कुल, बहुत सही बात पूछी मैडम आपने, क्योंकि शासन के स्तर पर यह जरूरी काम किया जा रहा है। हमारे शासन केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन नाम की योजना चल रही है। इस योजना के तहत 2 प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। अगर कोई किसान भाई ओपन पॉलिनेटेड, जो जनरली हम अपने घर पे जो लगाते हैं बीज, उसके तहत जा रहा है तो प्रति एकड़ के हिसाब से अनुमानित 35,000 उसका कुल लागत आता है। उसका 35% जो कि 12,250 रुपए होता है, यह अनुदान के रूप में आपको मिलता है। अगर कोई किसान भाई हाइब्रिड सीड का ले करके वो सीड उत्पादन, बीज उत्पादन करना चाह रहा है तो उसका लगभग 1.5 लाख रुपए इसकी अनुमानित लागत लगती है। उसका 35% 52,250 रुपए आपको अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से मिलता है। जी अभी आपने बताया कि उत्तम क्वालिटी का बीज तैयार करने के लिए पौधों को रोग से, कीट से बचाना चाहिए। कोशिश तो यही रहती है, फिर भी अगर कोई रोग लग जाता है तो कौन कौन से रोग की संभावना रहती है इन दिनों और उनसे हमारे किसान भाई कैसे बचाएं अपने पौधों को? बिल्कुल, अभी जैसे जायद फसल हम लगा रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि मौसम उतार चढ़ाव होता है। कभी बहुत ज्यादा धूप हो जाता है, कभी बहुत बदली का समय आ जाता है, कभी बारिश भी हो जाती है। तो इन सब में सबसे ज्यादा पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे चूर्निल असीता कहते हैं, तो ये डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू 2 तो सबसे ज्यादा बीमारी लगती है। इसके लिए कार्बेरिल या कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ है, बाविस्टिन है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव किया जा सकता है। साथ ही
किसान भाई भी इससे सहमत होंगे कि सबसे ज्यादा हमको फ्रूट फ्लाई का अटैक दिखता है इस समय। तो इस फ्रूट फ्लाई के अटैक से वो क्या होता है, अंडा देता है पूरा नीचे जमीन पे अंडा देके जब उसका जो लार्वा है वो ऊपर आता है तो वो फलों पे ही अटैक करता है। अच्छा। पूरा फल अंदर से सड़ जाता है। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगी कि एक बहुत ही अच्छा है मीठा जहर जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए मेलाथियान 50 EC का प्रयोग करें 4 ml और साथ ही 50 ग्राम गुड़। अच्छा। इसको 1 लीटर पानी में मिला करके रख दीजिए। दूसरे दिन आप उसको 50 लीटर पानी में डाल करके 1 एकड़ का छिड़काव आप कर सकते हैं। अच्छा। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने मिलता है। जी। मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्राकृतिक खेती और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये 2 बहुत अच्छी योजनाएं हैं। इनके जरिए हम रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का रिप्लेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं? प्राकृतिक खेती की बात जैसा आप कह रहे हैं मैडम, जैसे मैंने आपको एक उपाय बताया, इसी तरीके से हम नीम ऑयल अभी जो बहुत चल रहा है, नीम ऑयल का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसमें 4 ml 1 लीटर पानी में डाल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें हमको जैसे बहुत सारे कीड़े हैं, बीटल्स हो गया, विविल्स हो गया, ये सबसे हमको दिखता है कि ये काफी कारगर साबित होता है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट का तो प्रयोग आप करें ही करें, क्योंकि ये नेचुरल मतलब रसायन जो हम उपयोग करते हैं वो हमको कितना हार्मफुल इफेक्ट देता है हमारे शरीर में तो हम जानते ही हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग आप करिए। सबसे पहली बात मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी फसल लगाएं, सबसे पहले आप अपने मिट्टी में सन, हेम और ढेंचा ये लगा के 45 दिन के लिए छोड़ दीजिए। वो नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करता है। इससे हमारी फसल की पैदावार तो बढ़ती ही है और साथ ही हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता होती है वो काफी बढ़ती है। जी मैम, आज जैसे हम बात कर रहे हैं बीज तैयार करने के लिए, बीजोत्पादन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादन करते हैं और जो बीज के लिए सब्जी लगाते हैं, इन दोनों तकनीकों में क्या अंतर है? बिल्कुल, जैसे कि जो भाई सब्जी के लिए खेती करते हैं तो वो तो डायरेक्ट जो फसल तैयार करते हैं वो डायरेक्ट अपनी सामग्री जाकर के बेच देते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि जो स्पेसिफाइड बीज उत्पादन तकनीक में जाना चाहता है उसके लिए एक छोटी सी पद्धति है, प्रक्रिया है, वो आपको अपनानी पड़ेगी। जैसे कोई भी किसान है वो FPO संस्था से जुड़े होते हैं। FPO संस्था से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना, यहाँ पे ये राज्य सरकार की एकमात्र बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। रजिस्टर्ड कराने के बाद की जो प्रक्रिया, जैसे आपका फसल का उत्पादन हुआ तो सीड इंस्पेक्टर होते हैं एक और दूसरा हॉर्टिकल्चर का ऑफिसर होगा। वो ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे 3 बार। पहला आपका जब फसल लगा तब फूल आने के पहले, दूसरा फल आने के समय और तीसरा आपके कटाई के समय। ये परीक्षण करने के उपरांत वो आपको संसाधन करने की प्रक्रिया बताएंगे, जिसमें संसाधन बोलने का मतलब होता है कि ग्रेडिंग, पैकिंग, उसकी कटाई छिलाई, ये पैकिंग कैसे की जाती है, ये सारा चीज होने के बाद आपको एक छोटी राशि है जो आपको जमा करनी पड़ेगी जहां से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। उसके बाद जिस संस्था ने आपको रजिस्ट्रेशन किया है वो आपके उस बीज को खरीदती है। जी। तो ये बीज की गुणवत्ता जानने के लिए भी यहाँ पर कुछ कोई उपाय है? बिल्कुल। बीज प्रमाणीकरण संस्था है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, जो हमारे बीजों का परीक्षण निरीक्षण करती है, उसकी गुणवत्ता की पहचान करती है, उसकी क्वालिटी बताती है, जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, ये सारा चीज वो लेबल करके देती है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड है, ये प्रमाणीकरण होने के बाद ही हम उस बीज को आगे किसानों को देते हैं। जी मैम, कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा और किसान भाई किन किन सब्जियों के बीज ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी मैम। भिंडी और कद्दू वर्गीय फसलों की हम बात कर चुके हैं। किसान भाइयों को मैं अवगत कराना चाहूंगी कि ग्राफ्टेड ब्रिंजल, जो ग्राफ्टिंग बैगन है, आज के जमाने में वो सबसे ज्यादा चल रहा है। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि वो जो स्टॉक नीचे की जो फसल हम लेते हैं वो जंगली बैगन होता है और ऊपर हम जो भी किस्म का हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ग्राफ्टेड बैगन करने से हमको फायदा ये होता है कि ये फसल 3 साल तक चलती है और एक पौधे में नहीं में 5 से 6 केजी फल आता है और फल की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है बैगन की जो होती है, वो बिल्कुल रोग रहित और कीट रहित होती है। तो ये किसान भाइयों को जरूर लगाना चाहिए जिनको ऐसा लगता है कि हमको मशक्कत ज्यादा नहीं करनी है या हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपने नजदीकी
जो जिला कार्यालय है सहायक जी। संचालक उद्यान विभाग का, वहां आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो बाना बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ आप कभी भी आकर के अपना ऑर्डर दे सकते हैं। किसान भाई पहले ही आके ऑर्डर दे सकते हैं और उसके बाद फिर वो यहाँ से अपना पौधा प्राप्त कर सकते हैं। जी जी मैम, गर्मियों की अगर हम बात करते हैं तो गर्मियों में पानी की कमी होती है। पानी कम होने के कारण ये फसल प्रभावित होती है, तो किस तरह से जल प्रबंधन किया जाए? बिल्कुल मैम, जल प्रबंधन करने के लिए सबसे उन्नत तकनीक है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। दोनों ही अनुदान हमारी राज्य सरकार जो है वो किसानों को दे रही है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के माध्यम से हम बहुत ही ज्यादा पानी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में मैंने जनरली देखा है हमारे किसान भाई पल्लो सिस्टम बोलते हैं, वो पूरा एक फ्लड इरिगेशन पूरा बहा देते हैं, जिससे कि पानी की तो खपत होती ही है और उतना क्वांटिटी का पानी, उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है जितना कि उस पौधों को चाहिए। जैसे अभी हम जायद फसल की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्यूकरबिटेसी क्रॉप ले रहे हैं, इसको आपको उतना पानी देना ही नहीं है कि आप पल्लो सिस्टम में दें। तो सबसे अच्छा होता है या तो आप ड्रिप इरिगेशन में लगाएं मल्चिंग के साथ में। लेकिन अभी चूंकि जायद की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया कि नाला और थाला सिस्टम। तो नाला आप एक पतला सा बना दीजिए, उसके बाजू में आप 1-1 मीटर की दूरी में थाला सिस्टम लगा दीजिए। आप चाहे तो झाड़ी से या तो जो रोज कैन वाटर हम कहते हैं उसके थ्रू, झाड़ी के थ्रू भी आप पानी दे सकते हैं। जी जी जी। ये भी गर्मी की फसलों के साथ साथ कोई अंतर्वर्ती फसल भी लगाई जा सकती है मैम? नहीं, गर्मी की जो फसल है इसमें अंतर्वर्ती फसल तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि जो गर्मी की फसल होगी उसको थोड़ा सा टेम्परेचर हमको देना ही होता है। तो अंतर्वर्ती जो फसलें होती है वो अमूमन बड़े ऑर्चर्ड पे लगती है, जैसे कि हम आम की खेती कर रहे हैं, जाम की, नींबू की, या कोई किसान भाई जैसे नारियल लगाया हुआ है, तो उस बीच में इंटरक्रॉपिंग में हम सब्जियों की खेती, जब जैसे हम आम का उदाहरण लेती हूँ मैं, जैसे आम के पौधे हम लगा रहे हैं, एक ऑर्चर्ड बना दिया है हमने, जब वो लगभग 2 से 3 फीट की हाइट के हैं, तो बिल्कुल हम जायद फसल में या कोई भी रबी क्रॉप में सब्जी की फसलों में जा सकते हैं। जी जी, लिया जा सकता है। जी, अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को और आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? अच्छा उत्पादन लेने के लिए मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगी कि हम मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है उसे हम कभी ध्यान नहीं देते। कीड़ा हो गया, बीमारी आ गई, तो हम आए दिन कोई ना कोई दवाई हम उसमें डालते रहते हैं, लेकिन हम मिट्टी के बारे में कभी नहीं सोचते कि ये मिट्टी की उपजाऊ की जो क्षमता है वो कितनी रहेगी। तो उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए हमको ग्रीन मैन्योरिंग पे तो जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने के लिए आपको सनहेम, ढेंचा, ये या तो फिर काउपी मतलब बरबट्टी है या कोई भी दलहनी फसलों को हमको सबसे पहले या साल में एक बार लगाना ही चाहिए। जी 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 जी। ये हरी खाद भी क्या इस समय उपयोग की जा सकती है? नील हरित का ये हरी खाद जी, इसकी जो हम बात करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ में इसकी किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, हरी खाद का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसको मताने के लिए, जो छत्तीसगढ़ी शब्द है उसकी मताई की जाती है। मताई करने के लिए हमको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो मैं हमेशा सजेस्ट ये करना चाहूंगी कि जब भी आप ग्रीन मैन्योरिंग की बात करें तो उसे आप जून के प्रथम सप्ताह में लगा दीजिए। 45 दिन की फसल होती है। 45 दिन की फसल में जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, ढेंचा लगाया हमने। ढेंचा की फसल 45 दिन में फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाती, पीले पीले फूल आते। जैसे ही आपने लगाया, 45 दिन में फ्लावर आया, आप उसकी मताई कर दीजिए। और उस समय अगस्त मिड चलता रहता है, 15 अगस्त के बाद इसकी मताई आप कर दीजिए। अगर जून फर्स्ट वीक में आपने लगाया है, मताई करने के बाद उसमें जो कल्टीवेटर हमारा जो आता है वो पूरी चॉप्ड कर देनी चाहिए, उसके पूरे जड़ों को, और वहीं छोड़ देना चाहिए। फिर वो बहुत ही अच्छा ग्रीन मैन्योरिंग का काम करता है। उसका मतलब ये होता है कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप नीचे जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो। जो पर्यावरण में जो नाइट्रोजन होते हैं ना, उसकी फिक्सेशन वो डायरेक्ट जमीन पे करती है। तो हमको जो हम उर्वरक डालते हैं, रासायनिक खाद, जो यूरिया और नाइट्रोजन की जो भी मात्रा हम डालते हैं, वो हमको बहुत कम डालनी पड़ती है। जी जी। मैम, इस समय गर्मी के समय में जो मिर्च लगाते हैं उसकी भी पत्तियां बहुत सिकुड़ जाती हैं, उसका क्या कारण है? उससे कैसे बचा जाए? मिर्च की जो पत्तियां हैं वो जो सिकुड़ जाती हैं, इसका मुख्य कारण होता है थ्रिप्स। अच्छा। थ्रिप्स का अटैक जो होता है वो हम जैसे देखते हैं कि बदली का मौसम आ जाता है, अभी अचानक से बारिश हो जाएगी, फिर बहुत ज्यादा धूप आ जाएगा। तो इन सब के प्रकोप से थ्रिप्स नामक जो कीट होता है वो चूसक का काम करता है। अच्छा। तो चूसक का काम करता है तो वो पत्तियों का पूरा रस चूस के पत्तियों को पूरा सिकुड़ लेता है। तो इसीलिए इसमें हमको अपने नजदीकी जो कृषि केंद्र है वहां से जाके आप पेगासस नाम की एक दवाई आती है, मैं सजेस्ट करूंगी, और भी कई उसके ट्रेड नेम से बिकते हैं, तो
आप चूसक कीट के नाम से जाके कोई भी दवा ले सकते हैं। जी पूजा मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Thank you.